हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सुंदर सुतार आप सभी का तस्वीर मेमोरियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से आयोजित डिजिटल ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको लास्ट क्लास में दीपक सर ने बताया था कि 10th के बाद आपके पास क्या क्या स्कोप बच जाते हैं। यानी अगर आप एक स्ट्रीम चूज करते हो, फॉर एग्जांपल आपने मैथ ली है तो आपके पास क्या क्या स्कोप है, अगर आपने बायो ली है तो आपके पास क्या क्या स्कोप है। ये क्लास बेसिकली इस पर डिसाइड नहीं होगी कि हम मैथ लें कि बायो लें, हमें साइंस लेनी है कि आर्ट लेनी है। ये क्लास बेसिक क्लास होगी आपके 11th की फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, आपने लास्ट क्लास में देखा कि हम मैथ लेंगे तो आपके पास आगे अपने करियर बनाने के फील्ड क्या क्या है। अगर आप बायो लेते हो तो आपके पास करियर बनाने के फील्ड क्या क्या है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में जो सब्जेक्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो फिजिक्स आपने 10th में पढ़ाई होगा, नाम तो सुना ही है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान। तो देखो फिजिक्स क्या है, आपने 9th में चैप्टर पढ़ा होगा, ध्वनि पढ़ा था, ध्वनि पढ़ा यानी साउंड, गुरुत्वाकर्षण पढ़ा, ग्रेविटेशन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, मोशन गति पढ़ा, बल फोर्स पढ़ा। ठीक है, इसके बाद आपने 10th में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, वर्क एनर्जी पढ़ा, कार्य और ऊर्जा पढ़ा। ये सारी चीज़ें जो पढ़ी थी, यानी इनसे आप थोड़ा बहुत तो अवेयर तो हुए होंगे। ठीक है, यहाँ से आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो ये बनने लग गया क्योंकि फिजिक्स कुछ ना कुछ तो एक चीज़ है जिसके बारे में हमें आगे बढ़ना है। अब देखो, हम फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इस क्लास के बारे में। ये जो आपके सामने लिख रखा है कि बेसिक फाउंडेशन, व्हाट इज़ द मीन ऑफ बेसिक फाउंडेशन, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, ये ना कोई आपके जेई या किसी और की क्लास है। बेसिक का मतलब क्या होता है भाई, अपन वो स्तर जहाँ से अपन कोई भी उसके ऊपर कुछ चीज़ खड़ी करनी है। ठीक है, अब आप 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, आगे अपनी डिग्री करोगे जो भी चीज़, तो हमें उसका बेसिक बनाना है। ठीक है, तो आप 11th का वो बेसिक पार्ट पढ़ोगे, आरबीसी, सीबीएसई या एनसीईआरटी तीनों को बोलें तो उसका हर एक टॉपिक पढ़ोगे, उसका बेसिक लेवल से बेसिक लेवल पढ़ोगे आप। ठीक है, तो इसीलिए इसे हमने नाम दिया बेसिक फाउंडेशन। आप इसमें थ्योरी के साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, साथ में आपको कुछ क्वेश्चन करने को भी मिलेंगे और बेसिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब 11th में क्या होता है, केवल 11th क्लास में आपको केवल बुक का पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे, मतलब समझना बस बेसिक फाउंडेशन का। ठीक है, अगर आपने यहाँ से बेसिक फाउंडेशन अच्छे से पढ़ लिया तो फॉर एग्जांपल आप आगे मतलब नीट की तैयारी करने जाओ, जेईई की तैयारी करने जाओ, XYZ किसी भी की तैयारी करने जाओ, तो अगर आपका बेसिक से ढंग का है तो वो आप अच्छे से आप वहाँ पर अपनी रैंक या अच्छे से अपना करियर बना पाओगे। ठीक है, तो आप इस क्लास का मुख्य उद्देश्य समझ गए होंगे कि आपका बेसिक है उसको ढंग से बनाना। ठीक है, तो अब देखो, जो मैंने आपके सामने ये सिलेबस लिख रखा है कि फिजिक्स सिलेबस ऑफ क्लास 11th। ठीक है, ये वो सिलेबस है मोटा मोटी जो आपके सभी बड़े बड़े एग्ज़ामों में 11th का आता है। ठीक है, अपन ये सारा सिलेबस कवर करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप बेसिक बनाने में योगदान दें। ठीक है, बने रहिएगा साथ में। और अब देखो, हम थोड़ी बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखो, पहला टॉपिक है आपके पास फिजिक्स वर्ल्ड, अभी अपन आगे स्टार्ट करेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं भौतिक जगत। मैं आपको केवल ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूंगा इस सिलेबस का आज, आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। ये जो पूरा सिलेबस है 11th का आपको पढ़ना है। ये 11th का सिलेबस सारे बड़े एग्जामों में ही आता है सिलेबस। बस बात क्या होती है, वहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई हो जाता है, लेकिन कभी बेसिक चेंज नहीं होता, ये पॉइंट ध्यान में रखना। चलो आ जाओ, ज़्यादा अपन ज्ञान नहीं देते अपन। अब देखो, पहला क्या है, फिजिक्स वर्ल्ड है पहला, हिंदी में बोले तो भौतिक जगत। यानी ये वो चैप्टर है जो आपको अवेयर कराएगा कि आपकी फिजिक्स क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं तो हमें लाइफ में क्या इसका फ़ायदा है। ठीक है, इसके बारे में बात करें अपन, भौतिक जगत हिंदी में लिख लेना। ठीक है, दूसरा है फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लिख लेना। यानी इस पार्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, कोई भी राशि है, ठीक है, तो वो कौन सी राशि है, भौतिक राशि है कि नहीं है।
ठीक है। फिर उसे अपन मापेंगे कैसे, ये चीज़ इसमें पढ़ेंगे। आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप केवल सिलेबस का लिख लेना। नेक्स्ट अपने पास जो तीसरा होगा वो होगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है गतिकी, यानी जब कोई वस्तु है किसी वेग से फेंकी तो कहाँ पहुँची, किसी दूसरे वेग से फेंकी तो कहाँ पहुँची, इसके बारे में अपन अध्ययन कहाँ करेंगे, काइनेमेटिक्स में करेंगे। ठीक है। अगला अपने पास क्या है, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। 9th में पढ़ा था, याद आया थोड़ा बहुत तो, 3 गति के नियम पढ़े थे न्यूटन के। अब इन गति के नियम का अपने पास यूज क्या है, ठीक है, इनसे अपन भौतिकी में अपन कैसे आगे इनका काम में ले पाएंगे, वो सब इसमें अपन पढ़ेंगे। ठीक है। आप कहोगे कि गति का नियम हमें कहाँ फ़ायदा करेगा, तो ये सब कुछ मैं आपको फिजिक्स वर्ल्ड में जब चैप्टर आएगा उसमें बताऊंगा। ठीक है। अगला है फ्रिक्शन, घर्षण। नाम सुना है ये भी, आपके चलने में जो सहायक है, मदद करे, वो क्या है, फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण। अपन सारी प्रॉपर्टीज में इसकी यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी, पावर क्या होता है भाई, कोई भी वस्तु अगर आप बल है उसे विस्थापन दे रहे हो तो कार्य करती है, पढ़ा होगा 10th में अच्छे से। कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, शक्ति क्या होती है। अब इनके अपन नंबरों में क्वेश्चन करेंगे, इसका डीप से डीप अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ये तो अच्छे से याद होगा आपको। ठीक है। ग्रेविटेशन, कोई भी वस्तु आपने यहाँ से छोड़ी, फिर आपने यहाँ से छोड़ी, अलग अलग पोजीशन छोड़ी, तो एक जगह क्यों गिरती है, XYZ जो भी इसका अध्ययन होगा अपन कहाँ करेंगे, ग्रेविटेशन में, यानी गुरुत्वाकर्षण में। ये टॉपिक तो आपने लगभग देखे ही होंगे। अब जैसे नेक्स्ट है ये वाला, ये आपने अभी तक नहीं देखा है 9th 10th में कहीं भी। ये है रिगिड बॉडी मोशन। रिगिड का मतलब होता है दृढ़, यानी एक ठोस वस्तु। ठोस वस्तु की गति किस प्रकार होती है, उसका द्रव्यमान केंद्र क्या है। ठीक है। अगर गोला है, अगर चकती है, अगर वलय है, इस प्रकार की वस्तु किस प्रकार गति करती है और उनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होता है, वो अपन कहाँ अध्ययन करेंगे, अपन रिगिड बॉडी मोशन में अध्ययन करेंगे। ठीक है। हिंदी में लिखना दृढ़ पिंड गति की। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा, वो आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। यानी देखो, मैटर अगर बल्क का मतलब क्या होता है, एक होता है छोटे रूप में, एक होता है बड़े रूप में, स्थूल और सूक्ष्म, समझते हो, मैक्रो और माइक्रो। यानी अगर बड़े रूप का अपन अध्ययन करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आप जैसे अपने पास रबड़ है, रबड़ को आपने खींचा, जैसे आप हटाओगे तो आप वापस कहाँ आ जाएगा, अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। इस प्रकार अपन अलग अलग मटेरियल का अध्ययन कहाँ करेंगे, इस चैप्टर में करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। हिंदी में लिख लेना क्या, स्थूल पदार्थों का अध्ययन। नेक्स्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, हिंदी में बोलेंगे द्रव यांत्रिकी। द्रव यांत्रिकी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर अपन देखेंगे कि अगर जैसे आप क्या होता है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक, पावर ब्रेक नाम सुना है, पावर ब्रेक कैसे काम करता है। ठीक है। वो जो ट्रैक्टर के पीछे लिफ्ट लगी होती है, ऊपर होती है, वो कैसे काम करती है, वो अपन सारा कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में। ये उसके अजम्पशन है। ठीक है। जैसे आपसे कहेगा ऊपर से जो बूंद गिरती है वो हमेशा गोल ही क्यों होती है, वर्ताकार तो क्यों, सॉरी अपने स्क्वायर तो क्यों नहीं होती। तो इस प्रकार का अध्ययन कहाँ होगा अपने पास, फ्लूइड मैकेनिक्स में। मैं आपको इसके इंटरेस्ट बता रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात को। नेक्स्ट आएगा थर्मोडायनेमिक्स, हिंदी में बोलेंगे उष्मागतिकी। इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे अपन। आगे देखोगे आपके कि फ्रीज कैसे काम करता है। ठीक है। अपना जो रेल का भाप का इंजन होता है वो कैसे बना था। ठीक है। वो भाप का इंजन है तो कैसे काम करता है। ठीक है। ये सब किस में आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। हिंदी में बोले तो उष्मागतिकी, यानी अपन यहाँ पर किसका अध्ययन करेंगे, उष्मा का अध्ययन करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ठीक है। यानी क्या अध्ययन करेंगे यहाँ पर, गैसों की काइनेटिक थ्योरी का, यानी हिंदी में बोले तो गैसों की गतिज ऊर्जा का यहाँ पर अध्ययन होगा। ठीक है। अगर कोई निकाय में गैस बंद है, अलग अलग प्रकार की गैसें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अलग अलग प्रकार की गैसों का अध्ययन यहाँ पर अपन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है SHM, ये शॉर्ट फॉर्म है। S का मतलब होता है सिंपल, H का मतलब होता है हार्मोनिक, M का मतलब होता है मोशन। जैसे अपने घड़ी का पेंडुलम करता है ना, एक पॉइंट के सापेक्ष हमेशा इधर उधर गति करता है पेंडुलम, वही आप जो घंटा बोलते हैं उसको, वो वाला। ठीक है। वही आपने डोरे से कोई पत्थर बांधा है, एक तरफ से छोड़ोगे कैसे जाएगा, हमेशा टिक 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 ऐसे चलता है ना। उसकी मोशन, उसकी गति किस प्रकार की होती है। ठीक है। अगर आपने पत्थर बांधा है, ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, तो उसकी गति किस प्रकार की होगी, अपन कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पर SHM पढ़ेंगे।
ठीक है। अगला है अपने पास वेव मैकेनिक्स, इसका हिंदी में लिख लेना सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन हिंदी में। 13वां है अपने पास वेव मैकेनिक्स यानी तरंग यांत्रिकी। देखो इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बनता है। जैसे आप मतलब यहाँ खड़े हो, ठीक है, कोई आवाज़ पूरा अपना हॉल खाली पड़ा है, ज़ोर से चिल्लाते हो, वही आवाज़ अपने पास टक्कर के आती है, टक्कर के वापस सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अगर आप दीवार के पास जाके बोलोगे तो वहाँ से कैसी बात सुनाई देगी? ठीक है, तो इसे बोलते हैं डोपलर इफेक्ट बोलते हैं। उसका अध्ययन हम कहाँ करेंगे? वेव मैकेनिक्स में करेंगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जैसे आप बोल रहे हो, ठीक है, आप बोलते हो इस रूम में बोलते हो, उस रूम में सुनाई देता है, लेकिन कभी नहीं सुनाई देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से प्रकाश उस रूम में नहीं पहुँच पाता, तो कौन सी तरंग कैसा व्यवहार करती है? 9th में पढ़ा था ना आपने, तरंगे, यांत्रिक तरंगे। ठीक है, वैसे तो यानी तरंगों का अध्ययन कहाँ पर करेंगे अपन? वेव मैकेनिक्स यानी तरंग यांत्रिकी में करेंगे। ये था आपका मोटा मोटी सिलेबस किसका? 11th क्लास के फिजिक्स का सिलेबस है। ये सेम ही सिलेबस आपकी नीट, जेई, एनडीए इन वगैरह में आता है। तो अगर यहाँ हमने अगर इसका बेसिक पढ़ लिया, तो वहाँ आप जब आप बड़ी कोचिंगों में जाओगे या और बड़ी की खुद से तैयारी करोगे, तो आपके पास जब बेस मजबूत होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे लगा पाओगे ना, अच्छी बुक पढ़ पाओगे। तो यहाँ हमारे बेसिक फाउंडेशन का मतलब बस यही है कि आपकी इस पूरे सिलेबस का बेस अच्छे से अच्छा बन जाए। इतनी बात समझ गई? अब मेरी बात करेंगे यहाँ पर फिजिक्स वर्ल्ड यानी पहले टॉपिक भौतिक जगत पर। इसे नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं अपने पहले टॉपिक भौतिक जगत पर। अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स है क्या, व्हाट इज़ फिजिक्स, भौतिकी है क्या। अब देखो, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं अपने डेली लाइफ में कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स राउंड अराउंड सन। ठीक है, और बहुत अलग अलग से सैटेलाइट है, अलग अलग प्लैनेट के बाहर चक्कर लगा रहे हैं, यानी उपग्रह जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और जैसे आपने बॉल को छोड़ा, कहाँ गिरती है? नीचे की ओर गिरती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते हो। ठीक है, यानी इन एग्जाम्पल के पीछे अपन क्या कहते हैं कि ये तो साइंस है। ठीक है, ये साइंस है, यानी कहने का मतलब ये है कि इनके पीछे का जो कारण है वो हम कहाँ पता करते हैं? फिजिक्स में पता करते हैं। यानी किस नियम द्वारा ये सब कुछ हो रहा है, यानी कौन सा वो लॉ है जो इन सभी को चला रहा है, उसका हम अध्ययन कहाँ करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। जैसे तारों का चमकना हो गया, सूर्य से अपने पास जो प्रकाश आ रहा है किस स्पीड से आ रहा है, इन सभी बातों का अध्ययन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं फिजिक्स क्या है। ठीक है, ये जो फिजिक्स वर्ड है इसकी बात कर लेते हैं कि ये फिजिक्स वर्ड है, ये ग्रीक भाषा के एक वर्ड है, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रकृति, नेचर। ये फिजिक्स वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये तो इंग्लिश का वर्ड है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचर। ठीक है, आप हिंदी में सुनते हो कि भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो भौतिकी शब्द है वो अपने संस्कृत से लिया गया है, उसका भी अर्थ क्या होता है? बाह्य प्रकृति। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो व्हाट इज द फिजिक्स, तो क्या लिखोगे? फिजिक्स इज ए साइंस, फिजिक्स इज ए साइंस टू understand, physics is a science to understand nature। यानी अपने फिजिक्स क्या है? एक विज्ञान है जो क्या समझाता है? प्रकृति को समझाता है। ठीक है, अगर दूसरी परिभाषा में बोले फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज लॉज एंड प्रिंसिपल, फिजिक्स इज लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स यूनिवर्स। इसका मतलब क्या हो गया भाई? यानी फिजिक्स कुछ नियमों और सिद्धांतों का एक विषय है जो क्या बताता है
कि अपनी यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है, या ऐसा बोले कि फिजिक्स इज़ लॉज एंड प्रिंसिपल। फिजिक्स खुद ही क्या है, कुछ नियम और सिद्धांत है जो क्या कर रहे हैं, अपने यूनिवर्स को यानी ब्रह्मांड को चला रहा है। ठीक है, ये एक तरह की दूसरी डेफिनेशन आपके बन गई। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे ही बोल सकते हो कि फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो हमें प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन कराता है। प्रकृति के नियम कैसे, कि एक एप्पल गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, कुछ तो कारण होगा। ठीक है, सभी ग्रह सूर्य के बाहर ही चक्कर क्यों लगाते हैं, ऐसे नियमों के बारे में अध्ययन कौन कराता है अपन को, फिजिक्स। ये आप नोट डाउन कीजिए, हिंदी में लिखना फिजिक्स एक विज्ञान है जो हमें प्रकृति का अध्ययन कराता है। आगे लिखना फिजिक्स के एक नियम और सिद्धांत है जो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को चलाता है। ठीक है, आगे अपन बात करें फिजिक्स हमें क्या बताता है। फिजिक्स हमें ये बताता है, इट टेल अस why and how things behave, why and how things behave। जैसे एप्पल गिरा, पहली बात है एप्पल क्यों गिरा, ठीक है। दूसरी बात है कैसे गिरा, मतलब इसको किसने खींचा, ये क्यों हुआ, ठीक है। इतना हमने पता कर लिया। इतना अगर अपने पता कर लिया तो अपन क्या बता सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दिस we can predict future, we can predict future। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब समझे क्या। इसका देखो, यानी फिजिक्स वो है जो हमें क्यों और कैसे के बारे में बताता है। ठीक है, अगर क्यों और कैसे के बारे में हमें जानकारी मिल गई तो हम उस चीज़ का अपन फ्यूचर भी बता सकते हैं। ठीक, कैसे कि यहाँ से आपने मान लो ये चौक छोड़ी तो कहाँ गिरेगी, ज़मीन पे गिरी, तो आप बता सकते हो कि किस स्पीड से गिरी या किसने खींचा, पृथ्वी ने खींचा, यानी कि आप इतनी चीज़ पता कर ली। ठीक है, अगर आपने इतनी चीज़ पता कर ली तो उसी चीज़ को अगर आपने किसी बिल्डिंग से फेंका तो किस स्पीड से गिरी, कितने समय में गिरी, ये भी तो बता सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको क्यों और कैसे पता है तो उस वस्तु का फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो अपने पास फिजिक्स अगर मोटा मोटी इन शब्दों का खेल है। ठीक है, अगर आपको सिंपल शब्दों में बोले फिजिक्स क्या है तो एक नियमों और सिद्धांतों का सब्जेक्ट है जो हमें प्रकृति के बारे में जानकारी देता है, नेचर के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, ये आपने लिखा, नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं अपन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि आपने देखा होगा कि और देखते हो कि ये अपनी फिजिक्स में है, बहुत सारी ये गणित वाले सूत्र भी आ जाते हैं। देखा होगा आपने जनरली, आपने वेग का, वेलोसिटी का हो गया, चाल यानी स्पीड का हो गया, तो यानी ये सूत्र आ जाते हैं। यानी हमें तो गणित आ गई, अब आपको डर लगने लग जाता है, किसी को इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। ठीक है, तो बात हम ये समझते हैं कि ये गणित है वो भौतिकी यानी मैथ्स फिजिक्स से कैसे रिलेटेड है। अपना नेक्स्ट ये है कि हाउ मैथमेटिक्स इज रिलेटेड विथ फिजिक्स, हमें ये बताना है। अभी देखो, फॉर एग्जांपल आपने 9th में एक चैप्टर पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण वाला। ठीक है, उसमें आपने गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकाला था, क्या आया था बताओ, याद हो तो, कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान ऐसा लिखा था ना आपने कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मास, यानी दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल क्या होता था, उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, इज प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लाई ऑफ बोथ मास, यानी F समानुपाती m1 गुणा m2 पढ़ा था, थोड़ा बहुत तो याद होगा आपको। और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इन प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से आपने एक लाइन लिखी थी, F बराबर Gm1 m2 बट्टा r स्क्वायर। थोड़ा तो याद होगा कि दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, यानी आपने यहाँ से चौक को छोड़ा तो नीचे गिरी, तो कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण का बल, उसका मान क्या होता था, यही होता था। ठीक है, अब आपने इसको ऐसा ही क्यों लिखा, ये मैथमेटिकली ही क्यों लिखा,
क्योंकि आपको देखो वहाँ आप पूरी लाइन बोलते कि किन्हीं भी दो द्रव्यमानों के मध्य चौक और पृथ्वी के मध्य लगने वाला बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इस लाइन को अपन को इतना बोलना पड़ा और इस मैथमेटिक्स ने इतने में समझा दिया। ठीक है, तो यानी ये आपकी क्या कर रही है, एक तरह से हेल्प ही कर रही है। ठीक है, तो आपने लाइन क्या बनती है कि फिजिक्स में है वो मैथ हमेशा उसके साथ ही रहेगी, वो सेपरेबल नहीं है। ठीक है, यानी आपको ये मैथ हमेशा हेल्प ही करेगी किसी भी चीज़ को आपको कैलकुलेशन में बताने के लिए। यानी हम बता सकते हैं कि मैथ और फिजिक्स एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो आप लाइन क्या लिखोगे, सो बेसिकली आपकी हेडिंग है एक तरह से। ठीक है, सो बेसिकली फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। यानी गणित के बिना तो फिजिक्स क्या है, पूर्ण ही नहीं है। लेकिन बट एट द सेम पॉइंट, उसी क्षण, बट एट द सेम पॉइंट मैथमेटिक्स इज जॉबलेस। यानी अगर अपनी फिजिक्स है ही नहीं तो मैथ्स हमें क्या बताएगी, यानी ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। एट द सेम पॉइंट मैथमेटिक्स इज जॉबलेस विदाउट क्या, फिजिक्स। इतनी बात समझे क्या, विदाउट फिजिक्स। आपने मैथ में बहुत सारी कैलकुलेशन कर ली, कोस थीटा साइन थीटा बहुत सारे पढ़े होंगे, इनका यूज़ कौन सिखाता है हमें, फिजिक्स बताएगी, कहाँ यूज़ लेंगे अपन। ठीक है, तो ये आपका डिफाइन हो गया कि मैथमेटिक्स रिलेटेड किससे है, फिजिक्स से, इस प्रकार है। तो आप क्या कह सकते हो, सो वी आल्सो कैन से दैट, हम ये भी कह सकते हैं, वी आल्सो कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। यानी फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। अरे कहानी नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना, ये फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज क्वीन, ये क्या बात हुई सर, आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो तो फिजिक्स पढ़ी, ऐसा नहीं है। देखो आपने अगर मैथ्स अच्छे से पढ़ी, सुनो, उस मैथ्स का यूज़ कौन सिखा देगा। अब उस मैथ्स आपने बहुत सारी पढ़ी, फॉर एग्जांपल एक बड़ी एरोप्लेन में काम चल रहा है, यानी उसकी डिजाइनिंग हो रही है, उसकी डिजाइनिंग में आपने बहुत सारी कैलकुलेशन की कि इसका बाहर वाला पंख ऐसा बनेगा, इसकी शेप ऐसी होगी, वहाँ बहुत सारे मैथमेटिशियन बैठे होंगे, तो वो अपनी कैलकुलेशन यूज़ कर रहे हैं। वो कैलकुलेशन को किस बनाने में यूज़ कर रहे हैं, उस एरोप्लेन को बनाने में यूज़ कर रहे हैं, यानी एक टेक्नोलॉजी को बनाने में यूज़ कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी तो क्या है, अपनी फिजिक्स है। तो एरोप्लेन उड़ता कैसे, फिजिक्स से नहीं उड़ता, ये पढ़ेंगे अपने आगे वाले चैप्टर में। तो यानी तो फिजिक्स तो क्या हो गई, किंग ऑफ साइंस, और मैथमेटिक्स क्या हो गई, क्वीन हो गई। ये बात समझ में आई, नोट डाउन कीजिए, हिंदी में आपको समझ में आ गया होगा, लिख लेना। ये अपना सेकंड हेडिंग थी। देखो ये पूरा इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का, आपको बोरिंग लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग बनाओ इसको। जब तक इसको मन में नहीं बैठाओगे तो फिजिक्स ऐसा नहीं होगा कि मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर दूँ सीधा ही और आप सारा समझ में आने लग जाएगा। तो जब तक देखो फिजिक्स का आप समझो कि फिजिक्स को कहाँ यूज़ में लेना है, कैसे लेना है, इसका ये इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। अब अपने पास जो नेक्स्ट रीडिंग है आपके पास, 2 प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स। आपने पढ़ा फिजिक्स है क्या, पढ़ लिया। उसके बाद इसमें जो मैथ सारी आती है वो क्यों आती है, संबंध पढ़ लिया आपने। अब बात करते हैं कि 2 प्रिंसिपल इन फिजिक्स। जो फिजिक्स में 2 सिद्धांत काम में लिए जाते हैं। पहला सिद्धांत है आपका यूनिफिकेशन। ये क्या आ गई नई चीज़, हमने तो पहली बार सुनी पहली बार, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगी। अब देखो यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है। यूनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप
बहुत ही कुछ नियमों या सिद्धांतों से आप बहुत सारी घटनाओं का वर्णन कर सको। ये क्या बता दिया? आप कुछ नियमों या सिद्धांतों से by using a few law and principle you can explain a number of many events। यानी कुछ नियमों से आप बहुत सारी घटनाओं को एक्सप्लेन कर सको। इसे क्या कहते हैं अपन? फिजिक्स का यूनिफिकेशन प्रिंसिपल कहते हैं। ये कैसे? जैसे एप्पल गिरा था नीचे गिरा था, ऊपर नहीं गिरा था ना, नीचे गिरा था। आपने कहा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा था। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो आया था, ये बाद में यह भी समझाने में कामयाब रहा कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। क्यों उनके बीच क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। बताया था। आपने ये भी बताया था पढ़ा होगा कि चंद्रमा है एक सैटेलाइट उपग्रह, अपना प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट है। किसका? पृथ्वी का। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। जो आपने पढ़ते हो टाइड आता है, ज्वार आता है, वो किसके कारण आता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, यानी आपने एक नियमों से इतनी सारी चीज़ें आपने बता दी। तो इसे क्या कहते हैं अपन? यूनिफिकेशन का प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप लाइन क्या लिखोगे? लाइन इसमें लिखना अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन number of events by using few laws and principles। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखना यहाँ पर कौन सा है अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या क्या बताने में कामयाब रहा कि प्लैनेट्स है रिवॉल्विंग अराउंड किसके चक्कर लगाते हैं? सन के। पढ़ा था। ठीक है, और क्या बताने में कामयाब रहा कि जो ये अपने सैटेलाइट है, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट, ये भी बताने में कामयाब रहा कि जो अपने उपग्रह हैं क्या होता है? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और क्या बताने में? एप्पल का नीचे क्यों गिरता है? एप्पल या किसी भी वस्तु का मुक्त रूप से गिरा, यानी फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना। ये कौन बताता है? न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ तक लिखो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, यानी आपने कुछ ही नियमों से बहुत सारी जानकारी दे दी। ठीक है, आप आगे एक चीज़ और पढ़ोगे, मैं आपको ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाना चाहता, ऊपर से बताना चाहता हूँ। आगे आप एक नाम आएगा मैक्सवेल नाम आएगा। उस मैक्सवेल ने क्या किया था? केवल 4 समीकरण दी थी। उन चारों समीकरणों से आपकी पूरी 12th की फिजिक्स खत्म हो जाती है। यानी पहले समीकरण से कुछ पार्ट एक समीकरण में एक्सप्लेन कर देता है, और अपन तो पढ़ेंगे बहुत, कितनी पेज में पढ़ेंगे ये चीज़ तो। ठीक है, ये आपके ज़्यादा काम की डीप नहीं रह जाएंगे। आपको बस इतना पता करना है कि यूनिफिकेशन का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, कि कुछ ही नियमों द्वारा अपन क्या करें? बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर लें। नियम तो एक था कि एप्पल गिरा था। ठीक है, तो नियम क्या आ गया था? न्यूटन का ग्रेविटेशन का नियम आ गया था। उस नियम से अपनी इतनी सारी जानकारी भी ले ली। आप पढ़ते हो ना कि लिफ्ट में जा रहे हैं तो अपन को बाहर अनुभव होता है, वो सारी चीज़ यहाँ पर आएगी। कोई भी वस्तु मुक्त रूप से कैसे गिर रही है, इसे नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं अपन। हाँ, अब दूसरा प्रिंसिपल है अपना रिडक्शनिज्म।
उसको आप कहोगे हिंदी में, जो पहला था वो यूनिफिकेशन मतलब किसका काम कर रहा है, एकीकरण का काम कर रहा है। आप चाहो तो इंग्लिश में लिख लेना बेटा, टेंशन नहीं लेना कि हमें हिंदी में है, तो एक ही मान को यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण का काम कर रहा है, कंसेप्ट समझो, ठीक है। आगे देखो, अगला है रिडक्शनिज्म। अब रिडक्शन का मतलब, अब वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला नहीं है, काम वैसा ही करेगा ये, ठीक है। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आप स्टडी कर रहे हो किसी भी एक सिस्टम या निकाय की उसके छोटे छोटे पार्टिकल से। कुछ समझ में नहीं है ऐसा? ऐसे देखो, मान लो आपको कि इस जनरेटर की आपको स्टडी करनी है, ये जनरेटर पड़ा है, इसकी स्टडी करनी है, तो आप कैसे स्टडी करोगे भाई? उसको अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग स्टडी करोगे। उसमें एक आर्मेचर कॉइल लगी होती है जो घूमती है, आर्मेचर, उसकी 10th में पढ़ा होगा। आर्मेचर का क्या काम है, उसमें जो चुंबकीय ध्रुव लगे थे, मैग्नेटिक पोल N और S, इनका क्या काम है। जो आपके सर्पी वाले ब्रूस लगे थे ना, उनका क्या काम है। आपने यहाँ से इनके अलग अलग कंपोनेंट की स्टडी करोगे तो आपका पूरे जनरेटर का आप पता लगा सकते हो क्या है, मतलब समझिए, इसका अलग अलग पार्ट के स्टडी अध्ययन करना। तो आपने रिडक्शनिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी सिस्टम का स्टडी कैसे कर रहे हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल से, जिससे वो जुड़ा हुआ है, उसके पार्टिकल से अपन स्टडी कर रहे हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ बिगर सिस्टम, यानी बहुत बड़े सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, एक्सप्लेन इसको, एक्सप्लेन फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ बिगर सिस्टम फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। किसी भी बड़े निकाय को आपको एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, जनरेटर का, एग्जाम्पल किसका लिखोगे, जनरेटर का, ठीक है। जनरेटर में क्या, अगर आप मान लो उसमें मैग्नेट लगी है, मैग्नेट्स लगे हैं, ठीक है। अगर आपने मैग्नेट्स की स्टडी कर ली, आपने उसके बीच में कॉइल लगी थी आर्मेचर, उसकी स्टडी कर ली, वहाँ पे आपके ब्रूस लगे थे, उसकी आपने स्टडी कर ली, ठीक है। इन स्टडी कर ली तो आपको पता लग गया कि जनरेटर कैसे काम करता है, ठीक है। अगर आपने एक बार मैग्नेट को पढ़ लिया कि मैग्नेट ये काम करता है, तो आप इसका यूज़ आगे फ्यूचर में नहीं कर सकते क्या भाई? जहाँ अपन को मैग्नेट की ज़रूरत होगी कर सकते हैं ना, तो इसको अपन कहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्यूचर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये अपना क्या है, रिडक्शनिज्म, ठीक है। आप ऐसे, जैसे कोई मान लो आपके कोई लड़का चल रहा है, तो वो कैसे चल रहा है, उसका चलने का तरीका क्या है, वो पहला पैर ये रखता है कि ये रखता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों, यानी एक एक पॉइंट का आप अध्ययन करके पूरे सिस्टम का अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है, अपना रिडक्शनिज्म। देखो ये आपके फिजिक्स के प्रिंसिपल है, इन्हीं भी अपने पूरी फिजिक्स अपन पढ़ेंगे, तो नोट डाउन कीजिए रिडक्शनिज्म का और एग्जाम्पल। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे।